हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज़ अंशुका और करंट अफेयर्स 20 अगस्त है। और सॉरी, आज आपके सर अवेलेबल नहीं हो पाए थे, उनको कुछ एक अर्जेंट काम आ गया था, पता है ना। मतलब उनकी ड्यूटी अभी सुबह की होगी थी, शिफ्ट कुछ हो गया होगा। तो परसों की तरह वैसे ही मैं आज करंट अफेयर वापस, परसों नहीं शायद मे बी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाई थी, तो वापस से आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो पे, मेरे को लग नहीं रहा था बट अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे, तो थैंक यू उसके लिए, थैंक यू गाइस। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मिनट में बड़ा कर देती हूँ, मेरे को लग रहा है आपको दिखेगी नहीं है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय वो कहाँ पर है। क्योंकि हम जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं वही हो, सारी चीज़ें जानना इसके बारे में ज़रूरी होती है। कुछ नाम आए, फुल फॉर्म जानो उसके बारे में, कब हुई थी वो जानो, किसने बनाया था वो जानो, चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, फॉर्मर कौन है, ये सब चीज़ें। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, और ये कहाँ पर है बेसिकली, ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक मिनट जो, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको बड़ा कर देते हैं। ये है न्यू दिल्ली में, पहले इसका नाम था नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, अब इसको रख दिया पीएम, मतलब नेहरू के जगह रख दिया पीएम रख दिया गया। अब इसके बारे में कुछ चीज़ जानते हैं कि मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, नेहरू मेमोरियल, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बेसिकली इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी 75th बर्थ एनिवर्सरी, मतलब 75वीं जयंती पर इसकी स्थापना है वो की गई थी। और इसका जो ये नाम है कि चेंज वेंज करना, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक में यह फैसला है लिया गया था कि इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। अब कब किया गया, जून के मध्य में यही NMML सोसाइटी की विशेष बैठक के दौरान इसका नाम बदलकर PM सोसाइटी करने का निर्णय है वो लिया गया था। मतलब क्या इन तीनों चीज़ों में क्या है कि जून में की गई थी ये सब चीज़ें, और किसके अध्यक्षता में वो की गई थी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। और क्या बदल के क्या रख दिया गया, पीएम, मतलब जो नेहरू की जगह गया पीएम मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है न्यू दिल्ली में। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएंगे, मतलब अगर इस चीज़ के बारे में जान लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, तो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो ये रहा, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना है वो शुरू की है। मतलब किस स्टेट की गवर्नमेंट ने बेसिकली जो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के अवसर पे एक योजना शुरू की है कि जिससे मतलब हर जो भी मतलब गरीब है, या फिर BPL बोल दो, बिलो पॉवर्टी लाइन है, फिर जो मतलब नहीं खा सकते, मतलब खा तो सकते सब लोग, मतलब जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि हाँ वो खरीद के खा सकते हैं, तो उनके लिए एक योजना शुरू की गई कि उनको मतलब हम खाना है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो किस राज्य की सरकार ने, वो है हमारी राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। उसके बारे में कुछ, और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, इनके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। गहलोत, कह है सॉरी, कह है, कह गहलोत, अशोक गहलोत। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्य, अच्छा ये आ गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत है वो की है। ठीक है, और ये क्या है, गहलोत ने कुछ लाभार्थियों को अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित किए हैं। ठीक है, इस योजना के तहत राजस्थान में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में भोजन वितरित किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आ सकता है कि आंकड़ा बताओ कि कितने लोगों को ये प्रोवाइड किए जाएंगे, तो 1.04 करोड़। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में और क्या लिख रखा है इसमें। अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सीमित होने के कारण कई जरूरतमंद परिवारों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसका मतलब क्या है कि जो लाभार्थियों की अधिक संख्या हो जाती है, मतलब जो इनका लाभ ले लेते हैं, मतलब ठीक है, और उनको अगर ये सारे पैकेट्स मिल गए
तो फिर उसके बाद जो जरूरतमंद परिवार, जो गरीब परिवार है, उनको ये लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, अब की बार सबको लोगों को दिया गया, इसकी संख्या बढ़ा दी गई, 1.04 करोड़ लगभग लोगों को दिए गए हैं। अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित करने पर राशन डीलरों को, मतलब जो पहले राशन डीलर थे उनको कमीशन मिलता था 4 रुपए, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना 10 रुपए कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि राजस्थान में शुरू की गई है अन्नपूर्णा जो खाद्य योजना है, और कब की गई, 15 अगस्त को की गई है। किसने की थी, अशोक गहलोत जी ने की थी। और कितना, मतलब कितने लोगों को, तो 1.04 करोड़ लोगों को, मतलब इनकी प्रणाली है कि हम इनको देंगे। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहलवान डैश ने जॉर्डन में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब है वो जीता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पहलवान ने वो जीता है। वो हमारे हैं मोहित कुमार। मोहित कुमार जी ने जो U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें एक खिताब जीता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स में बेसिकली ये क्या रखा है, बता रखा है कि जो U20 चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने क्या क्या, मतलब कौन कौन से मेडल है वो जीते मोहित कुमार के अलावा। तो इंडिया ने जीते हैं 2 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, सॉरी एक तो गोल्ड मेडल जीता है, और 2 सिल्वर जीते हैं, और 1 जीता है ब्रोंज, मतलब कि 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक है वो जीता है U20 के अंदर टोटल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ऐसा कि U20 के अंदर पूछ लिया कि गोल्ड जो पदक है, मतलब मेडल है, गोल्ड मेडल है, वो कितने जीते गए हैं। वो जीता गया है 1। ठीक है, अगर बात करें सिल्वर की तो वो जीते गए हैं 2, और अगर बात करें ब्रोंज की तो वो जीते गया है 1। हाँ 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रोन के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले बना था, वो ड्रोन से मतलब इससे रिलेटेड था, बट वो उस टाइम का करंट था। तो आज वाला देख लेते हैं कि 45 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये क्या है ड्रोन केंद्र, मतलब एक तो पहले इसकी लागत ही पूछ लेगा कि जो फिलहाल में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया वो किस राज्य में शुरू किया गया, और इसका बेसिकली इनकी जो बजट है वो कितना है। तो अगर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में है वो शुरू किया गया है विद द बजट ऑफ 45 करोड़। और ये इंडिया का फर्स्ट, बोलते हैं ना ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, मतलब ट्रेनिंग सेंटर, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट सेंटर है। इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए, मतलब ये क्या है कि इसको वो बोलते हैं विदाउट ह्यूमिंग, मतलब बिना मानव के उससे भी चल जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी क्या है फुल, अगर हम यहाँ बैठे तो हम कहीं भी इसको ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी, सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो है इकोसिस्टम फ्रेंडली है। ये इकोसिस्टम फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण को कोई भी नुकसान है वो नहीं पहुंचाएगा। तो मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य प्रशिक्षण केंद्र 45 करोड़। ठीक है, बजट फर्स्ट वाले में बजट डिस्कस किया गया है। सेकंड की अगर बात करें, प्रस्तावित सुविधा तमिलनाडु राज्य उद्योग सर्वंदर निगम औद्योगिक पार्क वल्लम वाडगल श्रीपेनबुदूर के पास स्थापित की जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और रक्षा औद्योगिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ओके, और गलियारे की रणनीतियों में से एक एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। ये वही है पारिस्थितिक तंत्र होता है इकोसिस्टम, मतलब कि फ्रेंडली है। ठीक है, कोई भी नुकसानदायक ये चीज़ नहीं। ये पॉइंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके अंदर मेन चीज़ वही है, बजट पूछ लेगा आपसे और एक स्टेट के बारे में पूछ लेगा। और यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गन वन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, करंट अफेयर्स है तो। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, नाम है प्रबल, 18 अगस्त को लॉन्च होगी, किस कंपनी के द्वारा निर्मित है, हमें वो बताना है। क्वेश्चन में तब की बार कंपनी पूछ रखी है, पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है एडवांस वीपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा है वो लॉन्च हुई है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो सबसे बड़ी सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर है उसका नाम क्या है बेसिकली। तो उसका नाम है प्रबल। क्या नाम है, प्रबल। और ये पूछ लेगा उसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, तो उसकी है 18 अगस्त। किस कंपनी ने किया है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। ओके, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में अगर कुछ है तो।
भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, ठीक है, जो राज्य के स्वामित्व वाली एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित है, 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च की जाएगी। एक पॉइंट ये बन गया कि किस स्टेट से की जाएगी, उत्तर प्रदेश से, और अगर उस जगह का, उस क्षेत्र का नाम पूछ ले तो वो क्या है, कानपुर। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, कंपनी का नाम पूछ सकता है, जो गन है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबल पूछ सकता है, लॉन्चिंग डेट पूछ सकता है, स्टेट पूछ सकता है आपसे, और उस क्षेत्र का नाम भी पूछ सकता है। और इसके बारे में कुछ विशेषताएं पूछ सकता है कि यह हल्की 32 बोर रिवॉल्वर 50 मीटर तक अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती है। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 50 मीटर है। कितनी रेंज है इसकी, 50। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके अलावा प्रबल भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवॉल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। ये फर्स्ट है जिसके अंदर एक रिवॉल्वर होती होगी, इसके अंदर साइड स्विंग है, वो सिलेंडर प्रेजेंट है, ठीक है। कंपनी का दावा है कि इसकी मारक क्षमता देश में बनी रिवॉल्वर में सबसे अच्छी है, मतलब कि अब तक जितनी रिवॉल्वर बनी सबसे जो बेस्ट है बोल सकते हैं, और पावरफुल तो है ऑफकोर्स, जब इसकी रेंज 50 मीटर है तो सबसे अच्छी है ये रिवॉल्वर है, ठीक है। AWEIL कानपुर के अमारपुर में रक्षा उत्पाद बनने वाली एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, ओके। ये बात करें एडवांस वेपन वाली जो कंपनी है ना, ये इसकी फुल फॉर्म वो है एडवांस वेपन इक्विपमेंट लिमिटेड। तो ये कहाँ पे है, ये है कानपुर के अमारपुर में। कंपनी की पूछ सकता है कि कहाँ पे है, कानपुर में, ठीक है। फर्म की स्थापना 2021 में OAFB के साथ अलग अलग सार्वजनिक उपक्रमों के हिस्से के रूप में की गई थी, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको। प्रबल लॉन्चिंग डेट, कंपनी कहाँ पर है, जो ये अपनी रिवॉल्वर है वो कहाँ पे लॉन्च की जाएगी, किस क्षेत्र में, किस स्टेट में, ये सब चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। युवा मामले और खेल मंत्रालय 17 से 20 अगस्त तक किस शहर में युवा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, मतलब कि युवा शिखर सम्मेलन, और पूछे जा ऐसे नहीं कि जाएंगे, जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये सम्मेलन वगैरह युवा 2023 वगैरह के। तो किस शहर में या किस क्षेत्र में किए जाएंगे, वो है वाराणसी। वाराणसी में किए जाएंगे, क्या किया जाएगा, युवा 20 शिखर सम्मेलन 2020। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट है तो। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 17 से 20 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी U20 समिट 2023 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली बात रिपीट कर रखिए। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि Y20 के 5 पहचाने गए विषयों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो ये सम्मेलन हो रखा है इसमें बेसिकली हम जो 5 जो टॉपिक्स हैं वो लेके चलेंगे, और उसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, हमारे G20 के जितने भी देश हैं वो, जो अतिथि देश है वो सारे, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बन रहे हैं वो वाले, ओके। इन विषयों में कार्य का भविष्य, उद्योग, नवाचार, 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, बिना युद्ध के युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण शामिल है। मतलब कुछ जो टॉपिक्स बताए गए हैं उसमें कुछ टॉपिक्स है वो गिवन है, ये सब टॉपिक है वो डिस्कस किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मलयालम नववर्ष चिंगम जो कि अभी चर्चा में है, और अभी थोड़े दिन पहले वो गया था ना पारसी वाला, जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं पारसी जो लोग हैं, एक नववर्ष अपना मलयालम नववर्ष। एक मिनट, मलयालम नववर्ष चिंगम का नववर्ष चिंगम 17 अगस्त को शुरू हुआ, ओके। इस संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। 2 कथन दे रखे हैं, बेसिकली 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बारे में बताना कि सही है या गलत है। फर्स्ट पॉइंट है, मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह दिन चिंगम महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जो नए साल का प्रतीक है। क्या कह रखा है कि जो मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो ये दिन है चिंगम है ना, एक महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि नए साल का प्रतीक है। किनके नए साल का प्रतीक है, मलयालम के जो लोग हैं उनके लिए। तो हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। बात करें सेकंड पॉइंट की, यह दिन फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है, उनके लिए यह है फसल के मौसम का शुरुआत का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल। और अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो मलयालम नववर्ष चिंगम 17 अगस्त को शुरू हुआ, जो पारसी वाला था वो शायद 15 या 16 अगस्त को शुरू हुआ था, और बात करें मलयालम तो वो शुरू हुआ था 17 अगस्त को। नेक्स्ट की बात करते हैं,
मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह दिन चिंगम महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि पॉइंट दे रखा है, जो नए साल का प्रतीक है। ओके, यह 10 दिवसीय ओणम उत्सव के लिए मंच तैयार करता है, जो थिरुवोणम दिवस पर समाप्त होता है, जो इस वर्ष 29 अगस्त को पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब शुरुआत होता है और कब ये थिरुवोणम दिवस पे क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, यह दिन फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं। इस दिन पारंपरिक धोती और कसाऊ साड़ी पहनने बड़ी संख्या में लोग राज्य भर के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। मतलब ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो पहनते हैं। किस दिन? इनके चिंगम वाले दिन, जो इनका नववर्ष का प्रतीक है। मतलब इस दिन की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। विश्वकर्मा क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? जो पीएम विश्वकर्मा योजना थी ना, मतलब विश्वकर्मा योजना बेसिकली उनके लिए, जैसे शहरों गांव के लोग, मतलब जिनके पास काम वाम की कमी या फिर जो मतलब उनसे रिलेटेड है कि हाँ उनको कुछ पैसे वैसे या फिर जो भी काम प्रोवाइड करवाएंगे, तो बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। जो मैंने अभी बताया कि ग्रामीण और शहरी जो लोग हैं, कारीगर हैं, उनके लिए बेसिकली एक हेल्पफुल एक उनकी स्कीम है। तो हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। बात करें सेकंड की, इसका 5 वर्ष के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। मतलब इनका जो बजट है वो 13,000 करोड़ है। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यह ग्रामीण और शहरी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए। इसका 5 वर्षों का मतलब जो बजट है वो 13,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है। ठीक है, उन्हीं के लिए कि जिन लोगों के पास काम वाम नहीं है, फिर अगर उनका मतलब पारंपरिक कौशल के मतलब उनके बेसिकली हेल्प करना है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना भी है। ओके, मतलब सारे के सारे पॉइंट यही है कि मतलब उनकी हेल्प करनी है। विश्वकर्मा प्रमाण पत्र देना, एक आईडी कार्ड इनको प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान है वो किस देश के साथ किया था? वो क्या था? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि भारत ने स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान, मतलब अपनी करेंसी इंडियन करेंसी का यूज किस देश के साथ किया था पहली बार कच्चे तेल के उत्पाद में? वो कह रहा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट है तो। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को स्थानीय मुद्रा में, मतलब इंडियन करेंसी में कच्चे तेल का भुगतान है वो किया था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौते शुरू किए थे। मतलब जो संयुक्त अरब अमीरात है उन्होंने अपनी स्थानीय करेंसी, मतलब उन्होंने अपनी करेंसी का यूज़ किया था और हमने बेसिकली अपनी करेंसी का यूज़ करके तो तेल वगैरह का या फिर बोल सकते हैं बिजनेस व्यापार है वो शुरू किया था। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से खरीदे गए 10 लाख बैरल तेल के रुपए में भुगतान किया था। तो यही है कि अबू धाबी में जो हमने तेल के लिए तेल खरीदे थे उसमें भी हमने अपनी इंडियन रूपी करेंसी का है वो यूज़ किया था। ओके, भारत और यूएई के बीच में स्थानीय मुद्रा में व्यापार बड़े द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है। मतलब इंडियन और यूएई के बीच में भी जो इंडियन करेंसी का यूज़ है वो भी अभी फिलहाल के टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसके संबंध है वो बढ़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियम के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो उस देश का नाम है सूरीनाम। सूरीनाम देश को है ज्ञापन की मंजूरी। ठीक है, भारत और सूरीनाम इन दोनों के बीच में ज्ञापन की है वो। पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट हैं तो। कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियम के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता की। ठीक है, चिकित्सा उत्पाद विनियम के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच 4 जून 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। डेट बेसिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिर मंथ भी पूछ लेंगे कि हाँ भाई किस साल या फिर किस मंथ में दी है, तो वो दी है 4 जून 2023 को मंजूरी। भारत के राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर है वो किए गए थे। ठीक है,
भारत के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बेसिकली यात्रा की थी सूरीनाम देश में, तो उस टाइम इन्होंने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पे। MOU का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों संबंधित कानूनों और विनियम पर निर्माणकारी बातचीत की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियों का मतलब बेसिकली समझौता किया गया, जिसके अंदर मतलब ये अच्छी अच्छी प्रयोगशालाएं, नैदानिक पद्धतियों सूचनाएं मतलब आपस में शेयर करेंगे और कोऑपरेट करेंगे बेसिकली दोनों देशों की, मतलब जो डॉक्टर की जो मतलब जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको एक अच्छा रूप देने के लिए, मेडिकल मतलब जो मेडिकली है उसको बेस्ट बनाने के। बात करें आगे भारतीय जीवन बीमा LIC के, उसके बारे में पूछ रखा है कि उसके अभी प्रबंध जो निदेशक है वो किसको नियुक्त किया गया है, तो R दोरा ई स्वामी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो R दोरा ई स्वामी जी को नियुक्त किया गया। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। R दोरा ई स्वामी को LIC की AMD मतलब भैया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। सरकार ने R दोरा ई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक। दोरा ई स्वामी वर्तमान में मुंबई में केंद्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक है, मतलब फिलहाल वो कहाँ पे है, जो मुंबई का हेड ऑफिस है LIC का, उधर वो कार्यरत है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2023 से प्रभावी होगी, मतलब अभी उनको चुना गया है लेकिन उनका जो कार्य टाइम है, टाइम पीरियड स्टार्ट कब होगा, 1 सितंबर 2023 से। उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31/8/2026 तक, अगले आदेश तक जो भी होगा, मतलब 1 सितंबर 1 सितंबर 2023 से लेके कब तक रहेगा इनका, का रहेगा 31 अगस्त 2026, 3 साल मान सकते हैं हम, तो 23 से 24, 25 और 26, 3 साल तक इनका कार्यकाल टाइम पीरियड रहेगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने AMD के रूप में दोरा ई स्वामी के नाम पर सिफारिश की थी। फिर का नेता भानु प्रताप, इन्होंने जो ये है ना वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, इसके जो बोल सकते हो हेड या फिर इसके जो प्रबंधक है वो कौन है, भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला प्रश्न क्या है के बारे में है, जो कि DRDO के पहले मतलब से पहले वाले अध्यक्ष थे। S अरुणाचलम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वह ब्लैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, तो वो थे DRDO के। क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, पूछ लेगा आपसे DRDO की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च, क्या थी इसकी, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे डिफेंस रिसर्च, हाँ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई है अमेरिका के में कैलिफोर्निया नाम की जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु है वो। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हाँ इनको एक मिसाइल विकास कार्यक्रम जैसे कई रणनीतिक कार्यक्रम का मतलब एक वास्तुकार थे, मतलब मिसाइल वगैरह की का मॉडल वगैरह भी ये बनाते थे। यही पूछ लेगा मेन चीज कि वो किस चीज के अध्यक्ष है, तो वो DRDO में अध्यक्ष। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो किया है त्रिनाद और टोबैगो, ये 2 देश है जिसके साथ इसने इंडिया ने इंडियन स्टैक नाम का एक हस्ताक्षर है वो साइन किया है, मतलब एक बोल सकते हैं हम इसके बारे में, जो कि किस चीज़ के बारे में है, ये मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि मतलब इनकी ID वाईडी इनके पास रहेंगी, ठीक है, डेटा भुगतान सेवाएं, मतलब एक इजीली इनको हम कर सकते हैं, उनके लिए बेसिकली ये एक इंडिया स्टेक नाम का एक आया है समझौता, उस चीज़ के ऊपर है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हरियाणा के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को, हाल फिलहाल में किया गया है। क्वेश्चन DGP की फुल फॉर्म तो आई होप आपको पता ही होगा, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स से देख सकते हैं कि शत्रुजीत सिन्हा कपूर को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। शत्रुजीत सिंह कपूर 1990 बैच के एक ये IPS अधिकारी थे और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर BTech है वो किया था। शत्रुजीत सिंह ने 2002 से लेकर 2005 तक CBI में SP और DIG के पद पर वो रहे थे। बेसिकली इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन नियुक्त किए गए हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर, और फिलहाल उनकी रैंक क्या है DGP, और DGP की फुल फॉर्म है वो क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो ये रही आपकी करंट अफेयर्स, और कल से आपके जो सर है वो करवाते हैं वो रेगुलर करवा देंगे, आज में कुछ काम हो गया था। तो थैंक यू वेरी मच, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।